नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 4.0 का हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए इसी माह में 2-4-5 दिन के अंदर। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इसी तरह आपका तैयारी जो है होता रहेगा और आप रेगुलर चैनल पे बने रहें, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा सेट दिखने वाले हैं, क्या कुछ है, देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास सेट 32 यानी आज हम लोग अभ्यास सेट 32वां देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 के हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, किसी भी पेपर का अगर आप हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आपको 1 से 31 तक प्रैक्टिस सेट और 8-9 जो है T1 से लेकर 3 तक प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और व्याकरण के जो लेक्चर हुए हैं, हिंदी साहित्य के जो लेक्चर हुए हैं संपूर्ण, उसका भी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बीपीएससी 4.0 का सभी लेक्चर और प्रैक्टिस सेट लगभग 31 करवाया जा चुका है, तो आप लोग वहां से देखिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका स्टेट लगभग 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है, यही काफ़ी है आपकी तैयारी के उद्देश्य से। तो इसी तरह आप लोगों के बीच संपूर्णता जो है करवाया जाएगा। हिंदी का संपूर्ण तैयारी, आपको कहीं भी अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो वीडियो डाला जा रहा है काफ़ी है आपकी तैयारी की दृष्टि से, तो उसी को जो है 3-4 बार देखिए और प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बनाइए, तो आपका तैयारी लगभग हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप यहाँ देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 32 यानी आज हम लोग 32वां अभ्यास सेट कर रहे हैं। इससे पहले 1 से 31 तक करवाया जा चुका है, नहीं देखें तो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग 32वां अभ्यास सेट देख रहे हैं। इसी तरह लगभग हम लोग 50 सेट करेंगे। निम्नलिखित में कौन परपद्यवादी कवि नहीं है, यानी परपद्यवादी कवि कौन नहीं है आपको बतानी है। देखिए, प्रश्न का जो है शब्दों में आपको उलझाएगा, उससे आपको बचना है। एक एक चीज़ों को आपको देखना होगा और 4.0 में कंपटीशन जो है हार्ड होने वाला है, तो सीटें कम होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है, तभी आपका मेरिट बन सकता है। तो आपका जो है सही से सटीकता से आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझना है परपद्यवाद है क्या। तो नकेनवाद को ही परपद्यवाद कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नकेनवाद कवि नहीं है, यानी कौन जो है नकेनवादी कवि नहीं है। यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो देखिए नरेंद्र बिजोचन शर्मा भी नकेनवादी कवि हैं, केसरी कुमार भी हैं और नरेश मेहता है। यानी बिहार के 3 कवियों ने नकेनवाद का शुरुआत किया था और उसमें कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो तीनों हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से चौथा और 5वां विकल्प है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो जब तक आपको सटीकता से जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाइएगा। तो एक एक चीज़ों को देखते चलिए। प्रैक्टिस सेट जो होगा वो लगभग 1 घंटा का हो जाता है, तो आप लोग धीरज बनाकर बैठे रहिए और जो है तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए
महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठारे का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? यानी प्रयोगवाद के संबंध में ये जो कथन है वो किसका है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगवाद का शुरुआत जो है 1943 से तार सप्तक की जो प्रकाशन होता है अग्नि के द्वारा, उसी से माना जाता है। तो प्रयोगवाद के संबंध में नंदुरारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है और वही ऐसी बात देखते हैं। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि अज्ञेय जो है दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखते हैं कि प्रयोगवाद कोई बैठे ठारे का धंधा नहीं है, ये प्रयोगवाद के जो कवि हैं नई राहों के अन्वेषी हैं। तो इतनी बातें कही गई है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा जगह का अभाव है, पूरी स्क्रीन नहीं मिल पाता है देखने के लिए, तो डिटेल में नहीं बता पाते हैं। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द ही जो है आपका डिजिटल बोर्ड आ जाए, जहाँ पे हम आपके सामने लाइव आकर के चीज़ों को बताएं तो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो जल्द ही होगा, आप लोगों ने सहयोग किया है तो आगे देखिए जल्द ही होगा। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? यानी कनुप्रिया जो उनकी रचना है, काव्य कृति है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, ये आपको बतानी है। तो देखिए, कनुप्रिया में जो वर्णन किया गया है वो राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीका से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कीजिएगा, 1 से जब 31 तक आइएगा तो प्रश्न का स्तर हार्ड होता जाएगा, क्योंकि आपका जो है बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पे तैयारी करवाई जा रही है। आपका स्तर का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कहीं से भी आप कमज़ोर ना रहें और आपका तैयारी बेहतरीन हो सके। तो कहीं भी अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा तो 20 प्रैक्टिस सेट से आपको कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि 50 प्रैक्टिस सेट जब आपका हो जाएगा तो कहीं भी प्रैक्टिस सेट और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रियमवद किस कविता से संबंधित पात्र है? आपको पूछा गया है कि प्रियमवद जो है किस कविता से संबंधित पात्र है। तो ये किस कविता से संबंधित पात्र है आपको बताना है। देखिए, स्तर थोड़ा सा हार्ड किया गया है और कहीं कहीं प्रश्न बहुत सरल होंगे, तो दोनों चीज़ों को समाहित करते हुए बनाया गया है। साथ ही आपका जो क्वालिफाई पेपर था, आप किसी भी अगर सब्जेक्ट का कर रहे हैं, आपके मित्र अगर कर रहे हैं या कोई जान पहचान में कर रहे हैं तो उनको वीडियो भेज सकते हैं क्वालिफाई पेपर का, क्योंकि क्वालिफाई पेपर जो है सभी के लिए अनिवार्य है। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सुबह 6 बजे और बीपीएससी स्टेट के लिए रात 9 बजे क्लास चलेगी। तो प्रियमवद किस कविता से संबंधित पात्र है आपको बताना है। तो प्रियमवद जो है असाध्य बीना एक रचना है, उसी की ये जो है पात्र हैं। असाध्य बीना जो है अज्ञेय की बहुत लंबी कविता है और इसमें जो है प्रियमवद का जिक्र किया हुआ है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नई जो कविता है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है कि नई कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए, नई कविता के जो प्रवर्तक है वो जगदीश गुप्त को माना जाता है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मुक्तिबोध है, तो मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध है। धूमिल का जो पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल है। तो इनके पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा आजा खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा आजा खां थे जो अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। तो देखिए, उन्होंने प्रतिज्ञा किया थी कि हमारी भाषा में गंवारीपन नहीं आए, भाषापन नहीं आए और बाहर की बोली, ये जो प्रतिज्ञा किया था कि इससे मुक्त रहे। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न देखिए, यहाँ जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, चाहे किसी स्टेट का स्टेट में पूछा गया होगा या पीजीटी में या टीजीटी में या यूजीसी नेट में या किसी भी
स्टेट का कोई एग्जाम में पूछा गया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। यहाँ जो भी प्रश्न समाहित किया गया है बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को समाहित किया गया है और जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसी को समाहित किया गया है। तो आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहास तिमिर नाशक के रचयिता हैं। इतिहास तिमिर नाटक के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इतिहास तिमिर नाशक जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हीं की रचना है इतिहास तिमिर नाशक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक, शारदिया नाटक और पहला राजा तीनों नाटक की रचना की है, इसलिए इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इनकी जो नाटक है कोणार्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, 1951 में इसका प्रकाशन होता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी रखिएगा क्योंकि इसका प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा जा रहा है। अब देखिए, स्थापना किया गया है। तो स्थापना है, प्रेम जब व्यक्ति सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। ये स्थापना किया गया है और तर्क दिया गया है क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। अब दोनों में कौन सही है कौन गलत है इसका निर्धारण करेंगे। तो ये तो जरूरी बात है कि प्रेम जब व्यक्ति से ऊपर उठता है, व्यक्ति से जब ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है, ये सही बात है कि लेकिन क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक है, प्रेम आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा आध्यात्मिक होता है अंत में, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये जो स्थापना है वो तो सही है, लेकिन तर्क जो है गलत दिया गया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क सही है और ख गलत है। तो इस तरीका के प्रश्न भी TRE 1 में देखने को मिला था। तो देखिए, TRE 1, 2 और 3 तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रश्नों को समाहित किया गया है आपके तैयारी को लेकर के, ताकि आप कहीं से भी कोई कमजोर कड़ी को ना रह पाए जिससे आपका रिजल्ट होने में दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, यानी हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है आपको बताना है। तो देखिए, हिंदी भाषा का पहला जो मौलिक राजनीतिक नाटक है वो भारत दुर्दशा है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, जिसका एक प्रसिद्ध जो कविता के तौर पर दिया जाता है, आबहूँ मेरी सब जो बहूँ भारत भाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो ये जो काव्य पंक्ति है ये भारत दुर्दशा नाटक से दिया गया है। और जब आप देखिएगा कि 11th में ये भारत दुर्दशा से जो है कविता को लगाया गया है बिहार बोर्ड में, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा एकांकी की एकांकीकार हैं, यानी दुर्गा जो एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है आपको बताना है। तो देखिए, दुर्गा जो एकांकी है उसके एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह बने रहिए और अंत तक देखिए, और कितना प्रश्न होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। हिंदी में तीसरमी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, यानी तीसरमी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है ये आपको बताना है, यानी ऐसा उपन्यास सबसे ज़्यादा किसने लिखा है। तो देखिए, देवकी नंदन खत्री का जो नाम आता है तीसरमी अय्यारी नाटक उपन्यास के लिए आता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, आप जो अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है, यानी शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है उसमें जो शेखर का चरित्र है, पात्र है जो शेखर, उसका जो है मूलतः किस प्रकार का चरित्र है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो अज्ञेय का उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो है 1941 में और 1944 में, यानी 2 भागों में आया है।
तो जब आप इसको पढ़िएगा तो खुद समझ में आएगा कि शेखर का जो चरित्र है मूलतः विद्रोही प्रवृत्ति का चरित्र आया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे घुमाता है और कैसे जो है पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जब तक आप कोई भी चीज़ के बारे में बेहतरीन जानकारी नहीं रखिएगा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, यानी निम्न में कौन जो है जैनेन्द्र कुमार का कहानी है आपको बताना है। तो देखिए खेल जो कहानी है, पाजेब कहानी है और नीरम देश की राजकन्या, ये तीनों कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। अब जब तीनों कहानी जैनेन्द्र कुमार का है तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रतिका और डॉक्टर मुखर्जी निर्मल वर्मा के किस कहानी के पात्र हैं, यानी रतिका और डॉक्टर मुखर्जी निर्मल वर्मा के किस कहानी के पात्र हैं आपको ये बताना है। तो देखिए ये पात्र जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी एक कहानी है परिंदे, जो 1961 में आती है और इसी का पात्र है रतिका मुखर्जी। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। परिंदे जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। रंदन की एक रात निर्मल वर्मा की रचना ही है और पंचराइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी रख दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा कारण है कि यहाँ स्क्रीन नहीं मिल पाता है तो डिटेल से नहीं लिख पाते हैं, ये एक समस्या है जो कि जल्द ही दूर किया जाएगा उम्मीद है। और आप लोग ऐसा ही जो है हमारे चैनल हिंदी जिक्शन को प्यार देते रहें, लोकप्रिय बनाएं ताकि ये आगे बढ़ते रहे और आपका सहयोग ही हमें जो है गति प्रदान करता है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतर होगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यानी कौन सा निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो देखिए आरोग्य पर्व और कर्परता दोनों जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन विषाद योग जो है कुबेर नाथ का है। तो ये विकल्प ग सही हो जाएगा। विषाद योग इनकी निबंध संग्रह नहीं है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन रामविलास शर्मा की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है रामविलास शर्मा की रचना है। तो देखिए जो आलोचनात्मक कृति है रामविलास शर्मा की वो भाषा और समाज है, नई कविता और अस्तित्ववाद है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये तीनों रचना जो है रामविलास शर्मा जी का है, इसलिए इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जब भी एग्जाम में बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानते हुए आप प्रश्नों को गलत बना देते हैं, तो उससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। असंगत को छाटिए, असंगत को छाटिए। अब देखना है कि इसमें असंगत कौन है। तो देखिए निर्यक्षनी जो है देवेंद्र सत्यार्थी का रचना है, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास का है, घर की बात रामविदित शर्मा जी का है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो तीनों की तीनों जो है सही रचना है। तो असंगत को छाटने के लिए कह रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न जब आपको दिए रहेंगे तो जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक ऐसे प्रश्न का आंसर नहीं कर पाइएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। तो हमने कोशिश किया है कि जो नोट्स में नहीं हो और जो ज़रूरी है उसको प्रैक्टिस सेट में शामिल किया जाए। तो अगर आप मेरे द्वारा दिए गए नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों जब बना देते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकाशन का अगर सेट बनाइएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि 80 में आपका 65 से 70 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। और अगर आप 4-5 बार सेट इन दोनों को किए रहिएगा तो आपका 80 में 78-79 जरूर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीता संस्मरण के लेखक कौन हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीता संस्मरण के रचनाकार कौन हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीता भारतेंदु हरिश्चंद्र का संस्मरण है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। खुली आँखों का सपना यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन हैं? खुली आँखों का सपना यात्रा वृतांत जो है वो किसका है, आपको बताना है। तो ये जो है मरुधर मृदुल का यात्रा वृतांत है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब विकल्प देखते हैं तो नए नाम जब आते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो जब नए नाम आएंगे अचानक तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर वही सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, किसका कथन है? आप लोग जवाब दीजिए। तो ये जो कथन है नामवर सिंह का ये कथन है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जब बने रहते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे ही आप सहयोग करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय से जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? नई कविता जो है इस नाम का प्रचार किस रचना ने किया है? तो अज्ञेय करते हैं नई कविता का प्रचार एक रेडियो संवाद में। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो ये जो कृति है एकांत श्रीवास्तव का कृति है। अन्न है मेरे शब्द विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शकुंतलम जो रचना है कालिदास की, उसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इस रचना का हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में भी और बहुत जगह के पीजीटी में पूछे गए हैं। तो बेहतरीन प्रश्न है, आपको पता होनी चाहिए इसकी जानकारी। अगले प्रश्न को जब देखते हैं तो सामने आता है ना खास हिंदी ना खास उर्दू जवान गोया मिलजुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो ना हिंदी को ना उर्दू दोनों को जो है विशेष किसी में से एक नहीं समझते हैं, यानी दोनों को बराबर समझते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये पंक्ति है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? यानी अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, तो इसमें कुल कितने नाटक में अंक हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो अंकों की संख्या है वो 5 है, यानी 5 अंगों में अंधा युग नाटक जो है विस्तारित किया गया है, लिखा गया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं, यानी यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है उसके रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तो ये जो निबंध है यथार्थवाद और छायावाद ये जयशंकर प्रसाद का निबंध है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर श्रुत्रिय की आलोचनात्मक रचना है, तो कौन सी रचना है प्रभाकर श्रुत्रिय का? तो प्रभाकर श्रुत्रिय का जो आलोचनात्मक रचना है वो है कविता की तीसरी आँख, कार्य यात्री है कविता, रचना एक यातना है। तीनों जो रचना है प्रभाकर श्रुत्रिय का है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब तक प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा नहीं बनाइएगा, अब एक बार बनाने से आपका नहीं होगा, कम से कम प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बनाना है और एक एक प्रश्नों पे विचार करना है। अगर कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है या कहीं त्रुटि है तो कमेंट भी कीजिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम रेगुलर क्लास देते हैं तो पता नहीं चलता उस वक्त, तो आपका सहयोग जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में उसको सुधार करके जो है हो सकता है प्रैक्टिस सेट का जो बुक आए उसमें सुधार दिया जाए, तो आपका जरूरी है सहयोग। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका ओर छोर नहीं होगा, नए लग रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा हुआ है, उसी प्रश्नों को हम यहाँ समाहित किए हैं। अब प्रश्न आ गया तीसरा प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखा गया आत्मकथा है आपको बताना है। तो झोपड़ी से राजभवन तक ये जो आत्मकथा है ये माता प्रसाद का है, यानी विकल्प ख सही होगा, क्योंकि ये राज्यपाल की भूमिका में आते हैं, बिहार और असम का राज्यपाल बनते हैं, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्मल वर्मा कृत चेहरों पर चांदनी है, तो चेहरों पे चांदनी जो निर्मल वर्मा की रचना है वो क्या है, तो ये यात्रा वृत्तांत है, मुख्यतः विकल्प ख हो जाएगा। कहीं कहीं निबंध देता है जो कि गलत है, मुख्यतः ये यात्रा वृत्तांत ही है, तो ये ध्यान में रखना है। 1964 में इसका जो है प्रकाशन होता है, चेहरों पर चांदनी, तो यात्रा वृत्तांत है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आनंद कादम्बनी कहाँ से प्रकाशित होती थी, आनंद कादम्बनी जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी आपको बताने हैं। तो ये जो पत्रिका है वो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, भीष्म साहनी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी भीष्म साहनी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आपको बताने हैं। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये तमस उपन्यास के लिए दिया गया है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है तमस, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आज भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है ये अरुण कंवर की पंक्ति है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कहीं कहीं, तो आपको ऐसे प्रश्नों से बचना है। देखिए हम जब भी प्रैक्टिस सेट आपको देखे होंगे तो कुछ SCRT का जो बुक है यानी बिहार बोर्ड का जो हिंदी का बुक है वहाँ से भी प्रश्नों को संग्रहित किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको हर एक दृष्टि से मजबूत बना करके तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मेरे साथ, तो हमें नहीं लगता कि आपकी कोई मेरिट पक्का नहीं कर सकता। आपका मेरिट पक्का है, बस आपको सही तरीके से स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि आप जो ज्ञानवान हैं हमें पता है, बुद्धिमान बनकर एग्ज़ाम को निकालना है। क्योंकि जब भी आप PGT का तैयारी कर रहे हैं तो आप MA किए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो MA करना मतलब ज्ञानवान आप खुद हैं, सिर्फ बुद्धिमत्ता से हम लोगों को एग्ज़ाम को निकालना है। तो आप लोग सही तरीके से देखिए, चीज़ों को हम एकत्रित करके आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, बाकी आप जो है एकत्रित किए हुए चीज़ों को देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक कहानी बाहर की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है। एक कहानी बाहर की दुनिया की रिपोर्ट को रपट कहा गया है, अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है। कहानी के संबंध में उक्त कथन किसका है, कहानी के संबंध में ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो निर्मल वर्मा का कथन है। निर्मल वर्मा बहुत अच्छे जो है कहानीकार थे, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, यह किस कहानी से लिया गया है। ये जो पंक्ति है वो किस कहानी से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो 20 की रात कहानी से लिया गया है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो है नरेंद्र विरोचन शर्मा जी हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं, यानी सिखों के जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है उसमें रैदास के कितने पद संकलित किए गए हैं ये आपको बताने हैं।
तो देखिए ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पदों को संग्रहित किया गया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंपिया और बिरजू फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं? चंपिया और बिरजू फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए पंचराइट का तो नहीं है, तीसरी कसम का भी नहीं है, तुरार पान की बेगम कहानी का ये जो पात्र हैं चंपिया और बिरजू हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस स्टेट से था? आप लोगों को अगर पता होगा तो ध्यान में आ रहा होगा, बिहार राज्य से इनका संबंध था। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम दास किस कार्य के कवि हैं? नरोत्तम दास किस कार्य के कवि हैं, यानी समय उनका क्या है, किस कार्य के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको बतानी है। तो ये जो नरोत्तम दास हैं ये भक्ति कार्य के कवि हैं और इन्होंने एक सुदामा चरित्र की रचना की है, सुदामा चरित्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आप लोग देखे होंगे श्री कृष्ण लीला में उनका जो है सुदामा चरित्र से कुछ पंक्ति को उठाया है, अरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो, ये इन्हीं का पंक्ति है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद का संबंध किस दर्शन से है? यानी आचार्य शंकुक ने जो अनुमितिवाद का जो है दिया था, दर्शन स्थापित किया था, संप्रदाय जो है वो किस दर्शन पे प्रभावित है, किस दर्शन पे है, आपको बताना है। तो अनुमितिवाद जो है न्याय दर्शन पे स्थापित किया गया है, यानी केंद्र बिंदु में न्याय दर्शन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य के लगभग प्रश्नों को देखा है, अब हम जो 40 प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित है उसको देखेंगे। तो देखिए जब प्रैक्टिस सेट बनाया गया है तो 40 प्रश्न हिंदी का और कोई सेट में 50 प्रश्न हिंदी का और 30 इसका दिया गया है, जबकि कहीं कहीं अधिकतर में जो है 40 में डिवाइड किया गया, यानी 50% हिंदी साहित्य है और 50% में व्याकरण को रखा गया है, ताकि आपकी तैयारी दोनों रूपों में बेहतरीन हो सके। अगर एग्जाम में व्याकरण ज़्यादा पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और साहित्य पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आपको व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक का अलग से लेक्चर करवाया जा चुका है, 35 टॉपिक है, आप उसको देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, व्याकरण के जो नियम कानून है वो पता चल जाएंगे। और साहित्य के जो 40 वीडियो है उसको देख लेते हैं तो साहित्य पे आपका कमांड हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, शरणागत शब्द किस समास का उदाहरण है? शरण में आया हुआ यानी शरणागत, तो ये जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो तत्पुरुष समास का है, कर्ता कारक चिन्ह है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। कारक चिन्ह इसमें है, विग्रह कीजिएगा, शरणागत यानी शरण में आया हुआ, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है, आपको बताना है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो किसको सुलाया है? बच्चे को सुलाया है माँ ने, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, कर्म कारक है। आगे बढ़ते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग है, तो समजोरग्रह यानी संग्रह, तो विकल्प आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सही होगा, तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा, यानी सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है संग्रह। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण होगा, तो सप्ताह जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए सप्ताह का जो सही विशेषण बनाइएगा तो साप्ताहिक हो जाएगा। यहाँ देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक है, साप्ताहिक होगा, सा पे आकार होगा छूटा हुआ है, तो साप्ताहिक हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दर्शनीय यानी आगे जब बढ़ते हैं तो प्रश्न आप लोगों के सामने है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो दर्शन जो अनीय यानी दर्शनीय, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो लगा हुआ है वो अनीय प्रत्यय है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो प्रत्यय वाले टॉपिक में इस पे थोड़ा सा जोर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। निधरक शब्द में समास है। निधरक शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए निधरक जो शब्द है वो अव्ययीभाव समास है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसमें अर्चना, निवृत्ति और प्रशंसा तीनों जो है शुद्ध शब्द है, जबकि यहाँ पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन है। तीन में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया है। तो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है। अगला प्रश्न है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो अगर देखिएगा तो ये जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम का है, तो अनिश्चय वाचक है। कोई जब आया तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा, विकल्प को इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछ सकता है। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे कहा जाता है विशेषण, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ प्रश्न आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, तो ऐसे भी होता है एग्जाम में 30% प्रश्न जो है बहुत इजी होते हैं, और बाकी जो है धीरे धीरे यानी लगभग 40% प्रश्न जो तो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको जो तैयारी होनी चाहिए उसके स्तर को ध्यान में रख कर के तैयारी करवाया गया है। और साथ ही अगर आप 6 to 8 का कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, यानी शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये जो है शेर यानी नाप तोल है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है, तो तद्भव शब्द कौन है आपको बताना है। तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये शब्द के जो है 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के दृष्टि से। तो इसको आप देखिएगा तो पता चल रहा होगा कि मोर जो है तद्भव शब्द है, बाकी प्रिय और पुष्प जो है तत्सम है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर मयूर रहता तो ये हो जाता तत्सम, लेकिन मोर है तो ये तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो दात्री हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो देखिए व्याकरण में आप देख रहे हैं तो एक एक चीज़ों को हर एक टॉपिक से प्रश्नों को समाहित किया गया है, ताकि आपका ध्यान सभी टॉपिक की ओर रहे और हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का पुस्तक है तो अच्छी बात है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं है तो वीडियो के टैग में दिया हुआ है डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद का बुक है, आप उसको रख सकते हैं। साथ ही अगर आप उससे भी नहीं हैं तो आप जो है यूट्यूब चैनल पे हिंदी जंक्शन पे जो 35 वीडियो बनाया गया है व्याकरण का, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, आप खुद बताइए, तो कर्म कहा जाता है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा घबराना, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। बड़ी कोशिश करना, अपमानजनक बात ये नहीं होता है। घबराना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, विकल्प को सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, यानी आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए आग का अनर, हुतासन और दहन तीनों होगा और यहाँ नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए
एक शब्द है। जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म देती है उसे क्या कहा जाता है, आपको एक शब्द में बताना है। तो इसे वीर परशु कहा जाता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विकास जो है उसका शुद्ध रूप क्या है, आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो विकास का जो शुद्ध रूप है विकल्प ख सही है, यानी इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न आया है, नसीरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नसीरा जो शब्द है उसमें नशा जोड़ एरा यानी नसीरा, तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। एरा प्रत्यय रख के बना है नसीरा शब्द, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, आंख फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताने हैं। तो आंख फेरना मुहावरे का सही अर्थ है उपेक्षा करना। अब देखिए यहाँ दो शब्द आता है, उपेक्षा और एक है अपेक्षा। तो अपेक्षा करना मतलब आशा रखना, उपेक्षा मतलब अनदेखा करना यानी आंख फेरना, तो विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वैसे समास को कहा जाता है कर्मधारय समास, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। और साथ ही इसमें उपमा या उपमान रहता है तो भी कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो निरुत्साह होना, तो ये तो सही अर्थ नहीं दे रहा है। प्रिय वस्तु का चला जाना, बिल्कुल सही बात है, प्रिय वस्तु का चला जाना यानी कमर टूटना, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है जो कोक्ति से संबंधित है, नेकी और पूछ पूछ जो कोक्ति का अर्थ है। नेकी और पूछ पूछ जो कोक्ति का अर्थ क्या है? तो असमंजस में पड़ना, ये तो गलत है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ये भी गलत है। भराई करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा अंधकार का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रात और संध्या के बीच की बेरा के लिए एक शब्द होगा। तो रात और संध्या के बीच की बेरा क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है गोधूली बेरा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। जिसको आपको कहते हैं कि संध्या हो गया अब दीपक दिखाओ, तो उसे गोधूली बेरा कहा जाता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कह रहा है। इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? इस शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इस जो शब्द है उसका हो जाएगा अनीश्वर। इस मतलब होता है ईश्वर, तो ईश्वर का हो जाएगा अनीश्वर, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो धनुष जोड़ टंकार यानी धनुष टंकार, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। धनुष जोड़ टंकार, धनुष टंकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? व्यंजन संधि का एक उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो व्यंजन संधि को अगर देखिएगा, महा जोड़ ऋषि, तो ये तो स्वर संधि है। निस जोड़ गुण विसर्ग संधि है। सम जोड़ सार बिल्कुल सही है। संसार विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान होता है? तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो ऐसे जो प्रश्न है उसको यानी कार्य से होता है ऐसा, यानी कार्य में ऐसा चीज़ पता चलता है कि कब हुआ है, पूर्ण है कि अपूर्ण है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है।
आप सोचिएगा बने बनाए प्रश्न पूछे जाए तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ तरीके बदल जाएंगे। तो हर एक जो एग्ज़ाम होता है 2-3 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, पूछने का तरीका ही नया होता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है कि कैसे पूछा जाए। आगे है निधि शब्द का बहुवचन है। तो निधि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो निधि का हो जाएगा निधियाँ, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गद्यांश आ गया, इसको पढ़ना है और इससे जो संबंधित प्रश्न रहेगा उसका जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ देते हैं। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश से मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है जो गद्य और पद्य दोनों में, उसे चंपू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? इस विषय में विवाद है, लेकिन अधिकांश साहित्य राजा श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक रचना मानते हैं। अब जो है ये गद्यांश पढ़ें। अब इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो गद्यांश का जो नियम कानून है वो गद्यांश वाले टॉपिक में पढ़ाए गए हैं। अगर आप वहाँ नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा हुआ है, 35वां वीडियो गद्यांश है व्याकरण का, आप वहाँ से देख सकते हैं। गद्यांश का नियम है जो जिसका चर्चा गद्यांश में है वही आंसर करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है? तो इसका चर्चा किया है कि हिंदी जो है भारत और विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कौन सा साहित्य मिलता है? तो हिंदी में जो साहित्य मिलता है वो गद्य, चंपू और पद्य तीनों साहित्य मिलता है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हिंदी का आरंभिक साहित्य मिलता है। तो आरंभिक साहित्य मिलता है किस में मिलता है? तो अपभ्रंश में मिलता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चंपू कहा जाता है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश साहित्यकार हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं। किसे मानते हैं? तो परीक्षा गुरु जो राजा श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया उसी को मानते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और गद्यांश है। तो कोई भी एग्जाम को देखिएगा, टीजीटी हो पीजीटी हो, सभी में 4 गद्यांश 3 गद्यांश, और टीजीटी में तो 5-5 गद्यांश पूछा हुआ है। तो इसलिए गद्यांश को समाहित किए हैं ताकि आपका अभ्यास हो सके, और हम आपके स्तर का ख्याल में रखते हुए चीज़ों को समाहित करते हैं ताकि आप संपूर्ण तैयारी को कर सकें। अब देखिए गद्यांश है, साहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चला है। व्यापक मानवीय एवं राष्ट्रीय हित इसमें निहित है। हाल के दिनों में संचार साधनों के प्रचार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिवृत्तियां समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्तता से दे रही है। हालांकि बाजारवाद प्रवृत्तियों के कारण साहित्यिक मूल्यों में गिरावट आई है, परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। आज आवश्यकता है कि सभी वर्ग यह समझे कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है और उसके मूल तत्वों को संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कौन मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चला है? तो चर्चा किया गया है साहित्य चला है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है किसके कारण साहित्यिक मूल्यों में गिरावट आई है? तो साहित्यिक मूल्यों में जो गिरावट आई है वो बाजारवाद के कारण आई है। विकल्प ख सही हो जाएगा। किसके मूल तत्वों को संरक्षित करना जरूरी है? तो साहित्य के मूल तत्वों को संरक्षित करना जरूरी है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है साहित्यिक शब्द में प्रत्यय है। तो साहित्यिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। साहित्य जो इक साहित्यिक, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न पूछ रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त शीर्षक है। देखिए दिया है साहित्य की महत्ता, उसके बाद दिया है साहित्य और मीडिया, साहित्य की विकास।
तो मीडिया और साहित्य तो नहीं होगा, साहित्य का विकास भी नहीं होगा, साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष प्रैक्टिस सेट यानी बीपीएससी हिंदी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 32 को प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में गति प्रदान करेगा और आपको लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग ऐसा ही चैनल पे बने रहें, अपना सहयोग देते रहें और क्वालिफाई पेपर के लिए जो वीडियो चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी विषय के लोग उसको देख सकें, क्योंकि क्वालिफाई पेपर सभी विषय के लिए अनिवार्य होता है। तो उसको शेयर कीजिएगा और जो है अपना योगदान जो है उसको दीजिएगा। साथ ही हिंदी जंक्शन चैनल को आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, यही कामना है। और अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिले, तो जो टाइपिंग का कॉस्ट है 249 रुपया रखे हैं, उसको आप पे करके हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पर 249 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको हिंदी, साहित्य, व्याकरण, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट का नोट्स जो है पीडीएफ भेज देंगे। और अगर एस्टेट का पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% एस्टेट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या अन्य चीज़ों की देखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप सब ऐसे ही चैनल पे बने रहें। इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट हो, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आप भी आगे कर सकते हैं, यही कामना है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, नए वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। जय हिंद।